ठीक है जी, ये ले जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक मैंने आपको वो भेजा है, कवर भेजा है, वो काइंडली आप इसके पीछे लगा लीजिएगा। अच्छा, मैं अब ग्रीन कलर वाला भेजा मैंने आपको, वो क्योंकि ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु आमीन बिरहमतिका या रब्बुल आलमीन। First of all, I welcome Mr. Adnan and as well as Ma'am Nikki and other participants. And just to start this discussion, this today's forum, Zoom online program, the motive for this is just to share the problems of IT companies, IT environment, digitalization in the Pakistan overall, and to get out the things, get the suggestions which can be placed at the higher level, highest level, especially to the Minister of IT and in the cabinet, that all the companies, especially and the people who are directly involved with the IT sector, they need these things. So for today, we are going to heading on it. Over to you, Rabia. Please move on. Thank you so much. As we have started a lot of summits through Zoom meetings, and this is also the part of Digital Pakistan Summit, and also little bit एक छोटी सी काविश है शालीमार डिजिटल सर्विसेज। हमने लास्ट ईयर ही अपना सफर स्टार्ट किया है और हमारा मकसद ये है कि आईटी की ऑलरेडी जो हमारे, जैसे कि सर ने भी बताया कि आईटी के सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, हमें उनसे सीखने का मौका मिले। एक प्लेटफॉर्म में जब इकट्ठे होंगे तो हम ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अदनान साहब की, जो कि फ्रेंड्स आईटी सॉल्यूशन से हैं, 10 साल का तजर्बा रखते हैं। एंड ही वाज सो व्हाट कैन आई से, लाइक ही इज सो हम्बल कि जब हमने उनको इनवाइट किया तो उन्होंने बड़े दिल से कहा कि मैं आके शेयर भी करूंगा और बताऊंगा भी सही कि किस तरह मैंने सर्वाइव किया, ग्रो किया, एंड नाउ 10 इयर्स। इसी तरह हमारे साथ एहसन साहब हैं और निकी हैं हमारे साथ यूके से। शी इज ऑल्सो वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स सी के वन बाय वन जो है हमें आप सबसे जाने। एहसन साहब हैं तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वन बाय वन सबको इंट्रोडक्शन करने का मौका मिले, सबसे पहले जो ज्वाइन करेंगे, एंड देन हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जो लाइक किस तरह हम डिजिटलाइजेशन के हवाले से काम कर सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो एहसन साहब, अदनान साहब पहले आप इंट्रोडक्शन करा दीजिए अपना पूरा, फिर एहसन साहब आप करा दीजिए, उसके बाद निक्की से भी हम कहेंगे। Assalamu alaikum. First of all, thank you for inviting me for the summit. I am Muhammad Adnan Tariq. I am the CEO of Friends IT Solutions. Or I have started my business back in 2010, and it's been 10 years now. Or just like to add some of the facts, what was the reason why I have started my business. 2010 tha, I was a project manager in in a company which was multinational, and I was getting paid the salary was good, but there were two things which I faced during that. One was decision making. You have to accept whatever your bosses will tell, and whatever energy you are basically producing, or whatever you are utilizing with the energy, it's only for the others company, not for you yourself. And at the end, I felt like what I am doing, so basically just mind mein plan aaya, and I said I should do my own business. अब interestingly उस वक्त मेरे पास सीन ये था कि ऐसा नहीं था कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स वाला सीन होगा और फिर कुछ अचीव करेंगे, बट एक प्लान था कि जो
लाइक कंपनीज में जब आप काम कर रहे थे काफी आपको एरर्स नजर आ रहे होते हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्ट माइंड में ये था कि वो एरर्स नहीं करने, ताकि कंपनी में जो एम्प्लॉयज है उसको भी अपनी इम्पोर्टेंस का ख्याल रहे, और इस तरह से हम लोग एक स्टार्ट लेके चलेंगे। एंड स्टार्ट किया उस वक्त, लाइक मेरे पास एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने कोई अनएथिकल हरकत नहीं की कि होता ना कि क्लाइंट का मतलब अपनी कंपनी के सबसे पहले आप क्लाइंट्स लेते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उस वक्त हाँ ईलांस था, मैंने उससे स्टार्ट किया। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, मेरा बिजनेस डेवलपमेंट का एज सच एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट क्लाइंट डीलिंग या इस तरह से एक्सपीरियंस था। तो स्टार्ट किया, ईलांस पे थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, बट उस वक्त भी मैंने जो एक प्लान किया था या फेस किया था ना, कि अगर हम लोग सिर्फ सर्विसेज पे काम करेंगे तो अभी लाइक जो भी हमें फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, तो मुझे यही था कि अगर कोई भी रीजन आता है, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप खाली सर्विसेज पे सरवाइव नहीं कर सकते, आपको कंपटीशन होता है और डिफरेंट लाइक आना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त भी मेरे माइंड में यही था कि अगर हम प्रोडक्ट्स नहीं जनरेट करेंगे अपनी कंपनी की तरफ से, तो आपका सर्वाइवल इंडस्ट्री के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ फिर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा एक प्लान हमने जनरेट किया डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिहाज से, और हमें थोड़ा सा डिफरेंट कंपनीज जो कि आप लिंक्स अपने थोड़ा सा इधर उधर रोटेट करते हैं और थोड़े आइडियाज को शेयर करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये हुआ कि डिफरेंट कंपनीज थी जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी। हमने शैगन और मार्टेंडो इन कराची, उनके लिए हमने प्रोडक्ट बनाई, और वो हमारी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के तौर पे जो हमारे हमें स्टार्ट मिला वहां से। फिर हमने इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाया। थोड़ा सा आइडिया ये भी एक रखने की कोशिश की कि पाकिस्तान आईटी में बहुत पीछे था, अभी भी मतलब अब तो चीजें बड़ी पॉजिटिव हुई हैं, लेकिन जो खुसूसन जो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपके मतलब इस तरह के लोग हैं जो ताजर ग्रुप है बेसिकली, उनके पास पैसा है, लेकिन वो अभी भी ना बुक कीपिंग जो है ना वो उसी तरीके से करना चाहते थे, और उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे आईटी में। तो एक थोड़ी अवेयरनेस भी देनी थी, तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, क्लाउड बेस्ड सिस्टम बनाया, इन्वेंट्री सोल्यूशन फॉर होलसेल मार्केट, क्योंकि होलसेल मार्केट में बहुत ज्यादा काम होता था, तो उनको प्रॉब्लम्स भी होती थी। फिर हमने एक जो प्लान उस वक्त सेट किया था, वो हमने यही किया था कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि क्लाउड पे बेसिकली होगा, और with that like it will be like a software, a website and mobile app में there can be multiple apps like for recovery, for honor और for customer। तो वो एक आइडिया लेके चले जिसपे हमें काफी पॉजिटिव जो है ना रिस्पांस भी मिला। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 25 to 35 जो है वो रेंटल बेस्ड जो है ना इस वक्त कनेक्शंस हैं इस बेस के ऊपर। छोटा सा कंसिडरिंग सॉफ्टवेयर है जो आम शॉप्स वगैरह में भी चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ आइडिया डिफरेंट क्या किया हमने कि उसको ऑनलाइन रखा, और उसको हमने कहा कि हम लोग इवन अभी भी हम उस पर इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि उसको टोटली जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो वो भी इस तरह के मॉड्यूल से फायदा उठा सकें। फिर जो खुसूसन जो एजेंडा है इस मीटिंग का भी, इस समिट का भी, कि हमें पेंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े थे, और तो हम लोगों को भी एक दफा फील हुआ कि क्या पता हम सरवाइव ही ना कर सकें। तो हम लोगों को सिर्फ ये था कि हमने कहा कि एक हम लोग प्रॉपर कैंपेन रन करते हैं आईटी की, एंड विद द कैंपेन लाइक जिसमें होगा कि देयर विल बी लाइक टू थिंग्स, वन इज विद द ऑटोमेशन, और सेकेंडली कि अगर हर चीज ऑनलाइन होगी तो पैंडेमिक हो या जो भी इशू हो तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अवेयरनेस वाला सीन था। फिर हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, इवन वो अगर उनकी शॉप्स वगैरह भी थी, तो उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो फ्यूचर है वो बेसिकली अगर इस वक्त उनका ऑनलाइन बिजनेस होता तो उनको ये चीज फेस नहीं करनी पड़ती। तो उस चीज को हमने थोड़ा कैश किया, हमें काफी बिजनेस में मिला, इतना पहले नहीं मिला था जितना उस टाइम पे मिला, हमारे लिए पॉजिटिव सीन था थोड़ा सा। तो उसमें ये था कि कंटिन्यूसली फिर हम लोगों ने चीज़ों को किया, ऑटोमेट किया सारा सिचुएशन को, सारी सॉल्यूशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की, जिसकी वजह से ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हम लोग इस पोजीशन पे है कि हम लोग को पिछले कोई एक साल से मार्केट करने की
मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि हम लोग के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है या जो भी है, या इवन जो साइनअप्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहे होते हैं. तो दैट्स लाइक some of the things which I can share or I was sharing. Oh, जबरदस्त. ये तो it means that you just made your own product which is like which you introduces in the market. Exactly. Like मेरी 3 से 4 प्रोडक्ट्स है बेसिकली. एक फार्मास्यूटिकल के लिए, एक इन्वेंटरी सोल्यूशन है जो ये खुसूसन होलसेलर्स जो है ना वो यूज करते हैं. फिर तीसरी एक हमने एक आसान हिसाब के नाम से एक प्रोडक्ट बनाई. उसमें सिर्फ ये, वो अभी भी मतलब इट्स नॉट मैच्योर येट, बट उसका मकसद ये था कि खुसूसन अब जिस तरह वैट वगैरह और जो ये टैक्स वगैरह रिलेटेड इश्यूज है, तो ये जो स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसएमईज है, उनको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि उनके पास प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं होता. लेकिन जब वो टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं और उनके जो अकाउंटेंट या उनके जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, वो उनसे जो रिपोर्ट्स मांगते हैं वो उनके पास नहीं होती. तो वो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके अंदर वो प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके अगेंस्ट वो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं और सारा रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह. और बट उसमें एक्चुअल अकाउंटिंग बैकएंड पे है. जो विजिबिलिटी है वो कह लें कि एक आसान हिसाब का कंसेप्ट हमने दिया. इसी तरह 4th नंबर पे अभी हम लोग एक ERP है जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो एक लाइक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं. तो अगेन लाइक विद प्रोडक्ट्स लाइक वी आर प्लानिंग कि हम लोग है ना वो ज्यादा बेहतर कर सके, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना रेंटल कंसेप्ट, उसमें डजंट मैटर कि आप कहाँ पे हैं, लेकिन आपको फर्क पड़ता है. थैंक यू वेरी मच अदनान. आपने बड़ी अच्छी बातें की और बिलखुसूस जैसा आपने अपना the way you have started and the way you have feel the things and the way you move, that's really amazing. But could you suggest us something कि जो हम ये कहें कि हमारी कंपनीज को जो प्रॉब्लम आती हैं और उसके लिए थोड़ा सा जरा बता दीजिएगा. मुझे ना जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उसमें ना, इवन हमें जिस तरह मैंने कहा ना कि सबको कोई ना कोई किसी ना किसी लिहाज से ना प्रॉब्लम्स आ रही होती है, मुझे भी फेस करना पड़ता है. अब प्रॉब्लम्स होती क्या है कि जो एम्प्लॉयज है ना वो आप उनको जब रिटेन नहीं कर पाते अपने पास, और उसका रीजन क्या होता है कि आप उनको पे भी कर रहे होते हैं और आपकी उनके साथ एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जितना आपको कमा के देंगे आप उस लिहाज से उन्हें पे करेंगे. लेकिन इस वक्त जो एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, उनके ऊपर एक कह लें कि इतना एक नेगेटिव एनर्जी वाला सीन है कि एक तो वो प्रेशर नहीं लेते, ठीक है, ऊपर से उनको ये फीलिंग है कि अगर वो फौरन रिजाइन कर देंगे तो उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी. अच्छा, अब हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जैसा बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह इस तरह से होता है ना कि वो ऐसे रिजाइन नहीं कर सकते. अगर उनको टर्मिनेशन लेटर मिलेगा तो कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती. अगर हमारे केस में भी इस तरह से हो कि अगर कोई भी बंदा एकदम रिजाइन करके जा रहा है, उसको ये थोड़ा सा हो कि नहीं यार, अगर मैं अपना नोटिफिकेशन पीरियड नहीं पूरा करूंगा तो दूसरी कंपनी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी. मतलब एक लॉ इस तरह से होना चाहिए, आपस में जो कंपनीज हैं वो आपस में इंटरेक्शन उसका इस लेवल पे होना चाहिए. होता है ज्यादा सैलरी भी उन्हें मिल रही होगी, थोड़ा सा आप शिफ्ट करते हैं ना एक महीने के अंदर 2-2 3-3 जॉब भी 2-3 महीने में, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है. बट मैक्सिमम इन 2-3 इयर्स वो एक टाइम आता है, वो एक्सपेंसिव होते हैं और फिर उनका कैरियर खत्म हो जाता है और वो फिर वही फ्रीलांसर बन जाते हैं. तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए सिर्फ बैंकिंग सेक्टर खुसूसन, क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा आइडिया है कि वहां पे ऐसे ही आप रिजाइन करके नहीं जाते. आपको प्रॉपरली होता है कि दूसरी कंपनी अगर आपको रिजाइन की जगह टर्मिनेट कर दिया गया है तो वो क्योंकि आपने नोटिफिकेशन पूरी नहीं की, आपने हैंडिंग ओवर पूरी नहीं की, तो मतलब इस तरह के कंसर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका मकसद, आपका मतलब ये है कि ये जो IT सेक्टर है इट शुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल्स, और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए. आई पर्सनली फील बीइंग अ लेजिस्लेटर कि दोज रूल्स शुड बी बैलेंस्ड फॉर बोथ एम्प्लॉइज एंड एज वेल एज द एम्प्लॉयर. यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर ज्यादती करता है तो एम्प्लॉय शुड बी फील सिक्योर्ड कि मेरे साथ क्या होगा. और इसलिए एंड ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्योंकि बात मैंने भी अपने तौर पर देखा है कि बच्चे जब शुरू में कोई काम शुरू करते हैं तो वो एक्साइटेड जल्दी हो जाते हैं और दे फील कि शायद हम कोई सुपर किंग कॉन्ग बन गए हैं, और वो फिर जल्दी आपने कहा कि ड्रॉप भी हो जाते हैं कि फिर वो फ्रीलांसर्स की तरफ आ जाते हैं. थैंक यू वेरी मच. अब हमारे साथ हैं जी एहसन सत्ती साहब.
एहसन, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं अनम्यूट कीजिएगा। यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। मैं आपको वेलकम करता हूं जी। राबिया, ओवर टू यू। जरा काइंडली सती साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए, फिर ये खुद अपना वो देख लेंगे अपने बारे में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ऐसे साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन किया। जब आपसे मेरी बात हुई थी तो इट विल बी ग्रेट कि आपने अभी आई थिंक 3 साल ही हुए हैं आपकी कंपनी को, और आपने बताया मुझे कि आप बीएससी और साइन अप सॉल्यूशंस, जी साइन अप सॉल्यूशन, जी जरूर। मिस्टेक है थोड़ी। चलो वो उनको बताने दीजिए। जी जी। मैं बेसिक मेरा नाम है एहसन सती, जिससे आप सबको पता है। आई एम द पर्सन जिसने स्टार्ट किया था ये बिजनेस अपने सेकंड सेमेस्टर में पीएसके के। एज को बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अभी मैं सुन रहा हूँ ये बहुत अच्छा फोरम है और हम बात कर रहे हैं, सबमिट है। तो मैं लेट मी शेयर माय स्टोरी विद यू गाइस। So I was the employee of MTBC, a renowned company, and I was an Android developer over there. और मैं बहुत जल्द में इस फील्ड में इन हुआ था। कुछ भी पता नहीं था कि क्या कर रहा हूँ, किस तरह। BS I was a student of an engineering and I was doing engineering pre-engineering, but unfortunately मुझे एडमिशन नहीं मिला। मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला। सो I have no thoughts कि मैं कभी IT में आऊँगा। So suddenly I got a admission in a university, no, which is not a big university. It's a BIT. So Bani Institute of Information Technology, and I'm proud to be a student of that university. तो उधर से मैंने start लिया। तो then I got an internship in MTBC. So when I got in MTBC, I have become an Android developer. और जब मैं Android developer बना, so I thought कि क्या हो रहा है सब कुछ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। So when I spent some time over there, और मैंने देखा तो one day I thought that I will not do a job in my whole life. ठीक है। Then I started from there कि मैंने जॉब छोड़ दी। It was a very big question mark for me. What I will do in my whole career, in my whole life. But thanks to Allah that I started. बहुत मुश्किल था। I have no funds, nothing in my hand. The person speaking before me, he told me that he has fund, but वो invest करने में डर रहे थे. But I have nothing in my hand. I was just a student, nothing in hand. I started a business. So आज मेरी कंपनी का नाम साइन अप सॉल्यूशन है। वेल रिनोन कंपनी है। इस टाइम हम इस्लामाबाद रावलपिंडी में बिल्कुल रैंक्ड हैं, एंड वी आर द वन ऑफ द मोस्ट popular company in Islamabad, Rawalpindi. Students are reaching us, the companies are reaching us for the work. What we are doing at the moment, we are providing our outsourcing services for the USA based companies. So हम जितने भी US based companies हैं उनको हम outsourcing services दे रहे हैं. I have more than 100 employees in my company, leading with from the front, and I am the person जो आपने बोला कि यूथ ने स्टार्ट किया and they didn't continue, but I am the person who continued, and now I am the partnering Millennium Medical Billing, who is a US based company. So this is a short intro of my career. Now what I am doing, how we can live in the pandemic situation. So let me now put lights on that. So this situation, as because आपके बहुत सारे और भी लोग हैं, I want to listen to those guys. So let me tell you a few things about me, and then we can move further. So मेरी प्रोडक्ट है बेसिकली EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के हम पे काम करें। EHR के नाम से प्रोडक्ट है जो हमारी USA में प्रोडक्ट चल रही है, और हम इस पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। It's a renowned product and the IT field, so we are working on that. Plus what we can do at the pandemic situation. First I will say like that, empower your youth. मेरा अपना पर्सनल है, empower youth. हम ये कहते हैं यूथ आती है, सीखती है, चली जाती है, बिग क्वेश्चन मार्क। ये मैं इसे खिलाफ करता हूँ क्योंकि मैं भी खुद भी एक यंगस्टर हूँ। ऐसा नहीं है। अब यूथ को हम लोग क्या करते हैं, हम यूथ को एम्पावर नहीं करते। We must empower them. We put the process in this way that they think about ideas, and we must work with them on ideas, not like that कि हम उनको ये एक एम्प्लॉय की तरह डील करें। We must lead our members, our person as a member of organization, not an employee of organization. This is a big question mark between our mentality, that when we think that this person is my employee, no, this person is my member, which can lead our companies toward the success. This is a big question mark for all of us. First thing. Second thing, when we empower somebody, we'll say, okay, हम इसको train करेंगे, ये चला जाएगा. No, this is not the way.
just talk to that person or every member of the company that we will empower you, we will train you, we will buy courses for you, we will empower you, and in return I need a long term business relationship with you. Just work with me for 2 years, 3 years. Just we will empower you with our trainings, with our courses, and we will work together and we will move further with that. So second thing, third thing, and the last thing I want to add is like that trust and loyalty. Loyalty and trust are the two things which is lacking in our industry, in IT industry, the person which are working in IT industry, because when we trust somebody at the day and we will the person getting a good opportunity, he will go. So मेरा इसमें different है. When जो पीछे बात कर रहे थे मेरे से previous person, so उन्होंने mention किया कि I was working on the product. So I think that हम सब के लिए question mark है. Question mark is how to keep the resources with us. So why should not we made a retaining policies? Why should we not give a 2 or 5% on the to the that member who is a very capable person, and we can retain this guy by giving the percentage on the product? We will say like, okay man, you will get this XYZ salary, but this is a 2 or 3% for you, and you can get this percentage and be with me for years. And in this way, you will be good, I will be good, and company can grow. So these are the 3 points in the retaining policies which can implement in today life. And the last most promising which I am using, which is the agile management. For the good productivity of company, agile management is the one of the thing in IT sector which can double the productivity of your company. Double the productivity of the company. In this, you are not on the risk, even in the product, even in the project. So this is the best solution for that. Now the most important part, pandemic situation, how we all companies can survive. Basically for that, first thing, we have to create our network, which you guys are doing. I am here because we have to create a network. So source of projects, source of thoughts, source of ideas. We should talk about ideas, not about people. Okay, so this is a very different scenario, that we should talk about ideas, not people. So we are saying no, pandemic is like that, the guys are not getting skill, the guys are not getting jobs, this is all like that. Now we have a platforms like the open platform like freelancer, Codex, many, there are a lot of platform. If you have skills and you have the capability of handling projects, there are millions of projects over the internet which you can achieve, and you can get and you can do it. So the point is that we must be we must have a skillful team, have a skillful people around us. We talk about ideas, not about the people. So we need a team. For all companies we need team, and we have the empower of our youth is very important in creating a team. If we will not empower those guys, me, you, everybody as an owner, we will not do that. So in reflection of this, I am launching a one more institute, which is a big project for me, is the talent hunt. So which I am launching in next 2 months. So by the corporation and by the cooperation of few people, that I am launching talent, in which I will hire people, I will train them, I will give them the resources, and I will give jobs to them. And this will be my and name as a talent hunt. So which I am launching on the 1st of June. So inshallah, with the help of God, this will be the big project of my life, because we all are doing for our families, all are doing for our companies, but nobody is thinking about youth. Which, because I am taking interviews on a daily basis, because I am the ranked in Rawalpindi, Islamabad, and the top rated. So daily, my receptionist, my HR, everybody receiving calls. Sir, please job dene. Sir, please, hum bahut mushkil mein. So what we are doing? We are doing nothing for them. So what I thought, okay, let's move on. And by this idea, I can open a one program which known as a talent hunt, in which I will first, I will on the minimistical fees, because when we take a fee from the Pakistani people, they will come to institute. Other than that, they will just be maybe come to our institute for 2 or 3 days, 4 days, and they will leave it. But for that very minimistical 5 to 10K fees for the whole course, empower them, train them, and hire the best one of the end. In this way, we can empower our whole organization with the good resources and the long-term resources. So this is my all thoughts about that, how to survive, and everything I sum up in these 5 or 6 points. Thank you very much, Hassan. You have highlighted many things, and especially as you pointed out that the need of today is youth empowerment, no doubt in it. But I'm sorry, I disagree with one point, which I have the right that, as you said, nobody is doing anything for the youth.
I personally feel that there are many people, and even the government, especially right now, they are also doing a lot for the youth empowerment and as well as for the women empowerment. We have started this digital platform and Digital Pakistan only and only to provide the opportunity for the youth to make the youth empowerment and women empowerment, along with that to raise the voice of the problems of the youth, especially in the IT sector. While talking about this era in which we are moving on today, even which is the pandemic, and while we are talking about pandemic situation, the best thing for the youth is to enter in the digital world, to learn about it, and to learn about it. There are, we can see that if we talk about the IT charts, IT graphs of the world, so Pakistani nation has become, the youth of Pakistan become #1 all over the world. This is a report compiled by the UN platform for digitalization, in which they said that Pakistani youth is coming in IT, and especially they are trying to get the resources from the digitalization and from the digital world. So I really appreciate your feelings, your experience, whatever you have done. And yes, you said rightly up to this level that we should give the opportunity to the people to work and in a free atmosphere. But what I personally feel is that there should be some limitation, and bracket should always be there. I welcome my brother Khurshid Barlas. He is my elder brother and very experienced person from our region. Thank you very much, sir, for joining us. राबिया, आप बाकी सबको अपना वेलकम कर लें, जो और लोग आए हैं, फिर उसके बाद मौका दें नेक्स्ट आप जिसको देना चाहते, प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। मैं भी वेलकम करना चाहती हूँ खुर्शीद बरलास साहब को, जो कि RCCI के हवाले से इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आज उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो बाकी सब मेंबरान को वेलकम करके मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। तो हमारे साथ फवाद हैं। फवाद बी डिजिटल के ऑनर हैं, एंड ही इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 years and more. So I am so happy, and he came forward here, and he is the one that we have a collaboration work together, and I am happy कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला और अपने टाइट से शेड्यूल में से आज यहाँ हैं। और एहसन साहब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच और आपका काम, इट इज रियली एन इंस्पायरेशन कि कैसे हम अपने काम को में फोकस्ड होके और नई आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक अच्छा सर्वाइवल का भी और सपोर्ट का भी बाइस बन सकते हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर थॉट्स अबाउट इट। और इसके अलावा बाकी मेंबरान्स भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन खुशी साहब की तरफ बढ़ते हैं और RCCI के हवाले से, और इनके तो बहुत ज़्यादा जूम मीटिंग्स हो रही हैं और उनके उस हवाले से भी हमें जानने का मौका मिलेगा डेली बेसिस पे। भाई कल भी एक मीटिंग थी, सो आई एम हैप्पी एट लीस्ट पीपल आर नोइंग दैट हाउ टू यूज, और इसमें खुद ही लीड हम लेंगे तभी हम चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। सो ओवर टू यू खुशी साहब। माइक ऑन कर लीजिएगा। नहीं, आपका माइक ऑन नहीं है। प्रहलाद साहब, माइक ऑन नहीं है। जी, आवाज मेरी अब ऑडिबल है? नाउ परफेक्ट। सर, पहले तो मियां साहब आपको मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह, आपने ये जो मिशन शुरू कर रखा है, ये वक्त की ज़रूरत है। और राबिया, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप जिस तरह बड़ी मेहनत के साथ हर एक को लाइज ऑन करके इंगेज करके आप अपने फोरम पे लेके आती हैं। प्रेसिडेंट साहब ने यकीनन आना था, लेकिन कुछ आपको पता कुछ ऐसी अनसर्टनिटी आ जाती हैं मार्केट्स के हवाले से। कुछ आज DC साहब ने बुला लिया क्योंकि जो कुछ हालात चल रहे हैं, तो वो फिर वहाँ चले गए। फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आज आपने ज़रूर अटेंड करना है। तो ज़ाहिर जहाँ मियाँ साहब का नाम आ जाता है, वहाँ पर हम सब तहे दिल से मशकूर होते हैं कि जी आपने भी हमें याद रखा है। अल्लाह आपको और इज्जत दे, आप हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा जी, बात अगर हम चैम्बर के हवाले से करें, IT के हवाले से करें, एक्टिविटीज़ के हवाले से करें, देखें जो हालात इस वक्त ख़ास तौर पे पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में चल रहे हैं,
वो ये कोविड की वजह से कुछ बिजनेसेस तो ऐसे हो गए हैं जो कि बिल्कुल सफाई हस्ती से खत्म हो गए हैं, और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो अब कुछ ऐसी चीजें ऐसी हैं, ये मुझे याद आ रहा है कुछ 5 माह पहले, अभी कोविड बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पीक में था, कुछ 7-8 साल 6-7 महीने पहले, हम रज़ाक दाऊद साहब के पास बैठे हुए थे, बाकी चैम्बर के मेंबरान भी थे, दूसरे और शहरों के भी आए हुए थे, तो सारे अपने अपनी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सर, पिंडी चैम्बर बाकी चैम्बर्स ने फिलहाल बंद कर दिया था, मैंने कहा सर हमने भी चैम्बर को बंद नहीं किया है, और अब हम इसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि क्या प्लान है आपके? मैंने कहा सर हम इंशाल्लाह ताला इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके आएंगे। देन वी स्टार्टेड वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कि दुनिया को हमने 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसमें हमने अफ्रीका, ECO, सार्क, आसियान, UK, अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये सारी ममालिक को हमने एंगेज करना शुरू कर दिया, जो कि कल हमारी इसमें छठा 6th वन कॉन्फ्रेंस थी EU के हवाले से। मियां साहब, हमने जो प्लान में ये रखा है कि जितने हमारे ट्रेड ऑफिसर्स बाहर पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठे हैं, उनको, और जो सक्सेस स्टोरीज हैं उस रीजन के लिए, उनको हम ऑन बोर्ड लेते हैं, और फिर पूरे पाकिस्तान से हम उन बिजनेस कम्युनिटी को जो उस रीजन में कारोबार करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, जो मालूमात लेना चाहते हैं कि ड्यूरिंग कोविड चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और पोस्ट कोविड इसमें क्या हम अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा हमारा सक्सेसफुल ये सारा सिलसिला चल रहा है, और वो जितने भी हमारे ट्रेड ऑफिसर्स होते हैं बड़ी तैयारी के साथ हर अपने अपने मुल्क के बारे में बताते हैं कि आजकल उनके हालात क्या हैं, किन प्रोडक्ट्स पे काम किया जा सकता है, क्या मुश्किलात हैं, क्या बॉटलनेक्स हैं, और क्या हम समझते हैं कि इसके बाद ये हमें मार्केट खुल जाएगी और ये हमें अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। क्योंकि जब मार्केट खुलती है तो हम उस वक्त अगर काम शुरू करें तो हम लेट हो जाएंगे। दुनिया बड़ा ऑर्गेनाइज करके, प्लान करके काम करती है, और हम थोड़ा सा अगर रह जाते हैं पीछे तो वो नॉन प्लानिंग की वजह से रह जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, खास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रेड से मुंसलिक हैं, उनको ये एक होमवर्क का टाइम मिल गया, प्लानिंग का टाइम मिल गया, और इस दौरान जितना IT ने और कम्युनिकेशन डिजिटल ने काम किया है, इससे पहले शायद कभी इतना काम नहीं हुआ। तो ये जितनी भी हमने जो फॉरम्स कर रहे हैं, इसका जो डिजिटली फायदा क्या है, हम अक्सर, आपको तो मेरे साथ पता है कि हम लोग कोई 7-8 कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस हम लोग दुनिया भर में करने जाते थे। वहां अगर हमारे 200-300 ऑडियंस हैं उस कॉन्फ्रेंस के, तो वो नॉलेज सिर्फ वहां तक रहती थी। अब इससे क्या फायदा हुआ है कि जी हम 1-2 घंटे की कॉन्फ्रेंस में पूरे दुनिया के या उस रीजन के 8-10 कमर्शियल काउंसलर्स हमारे साथ होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी होती है, और जो हमारे ऑडियंस हैं वो पूरे पाकिस्तान से होते हैं। और पहले ये होता था कि अगर हम यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो हमें सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के ही आ सकते थे, ज़्यादा पेशावर से आ जाते थे। तो अब ये हुआ है कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो थ्रू आउट कंट्री बैठते हैं, सुनते हैं, और बड़ा उससे मुस्तफीद होते हैं, और हमारे जो की नोट स्पीकर्स होते हैं वो भी ग्लोबलाइज्ड होते हैं। तो दिस इज द मेन गेन मैं समझता हूँ, या जिससे हमने जो फायदा उठाया है ड्यूरिंग कोविड, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से है। और इस पे शायद पाकिस्तान के अंदर 8 माह पहले डिजिटल एक्सपो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पहली ऑर्गेनाइज की, जो कि इसके बाद ये ट्रेंड भी बना, और वो एक्सपो हमारी 24 आवर चलती रही और 10 दिन चलती रही। उसके अंदर हमने सारे रीजन्स, सारे सेक्टर्स को कवर किया, पूरे उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शोज उसके किए, उसके साथ कॉन्फ्रेंसेस किए सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, और जितने कमर्शियल काउंसलर्स थे उन्होंने अपने उस रीजन से बायर्स लेके आए और B2B मीटिंग्स करवाई। इतना सक्सेसफुल मॉडल ये हमारा बना कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और TDAP ने रिक्वेस्ट की कि हमें इसी मॉडल पे आप हमें गाइड कीजिए। फिर माशाल्लाह अब TDAP और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको कंटिन्यू कर रही है, और वो मुख्तलिफ इवेंट जो है वो लेके चल रहे हैं।
और दूसरी बात, अब अगर मैं इस पे आ जाऊं कि अब ये जितनी ई कॉमर्स ने तरक्की की है, मैं समझता हूँ कि हर वक्त कोई ना कोई जब स्पेस निकलती है तो वो स्पेस फिल होती है। तो बहरहाल ये चैम्बर का काम है, आपको पैसे पता है कि माशाल्लाह ये बाकी सारे दुनिया भर के या पाकिस्तान के खास तौर पे बेशुमार चैम्बर्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो मुनफरिद काम जो करने का वो अंदाज है कि हम लोग खास तौर पे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में और ग्लोबलाइजेशन में और इंटरनेशनल लिंकेज बनाने में जो काम कर रहे हैं, शायद वो कोई और चैम्बर इस लेवल पे काम नहीं कर रहा। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू लाइक यू सीनियर्स, जिनसे हमने काम भी सीखा। हमारी टीम लीडर ने, आपका तो मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ, और अल्लाह आपको और इज्जत दे, हमारी दिल से दुआएं निकलती हैं। थैंक यू वेरी मच मियां सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया भाई। मैं वैसे तमाम जो साथी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए कि बरलास साहब इज one of the best example in the whole country, and he has contributed the whole life for the development of business community to provide them the opportunities. And जैसे इन्होंने मेरे बारे में कहा, मैं खुद इनका फैन हूँ माशाल्लाह, और अब तो इनकी सेकंड जनरेशन और इंशाल्लाह वी होप कि आगे थर्ड जनरेशन भी इनके साथ ज्वाइन करके, और वो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ना सिर्फ हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के रीजन को बल्कि पूरे पाकिस्तान को। और थैंक यू वेरी मच सर, द वे यू सेड के आपने ये इट्स अ यूनिक आइडिया। वैसे मैं थोड़ा सा अगर कहूँ कि 2009-10 में when we were there in the chamber having some responsibilities, तो मैं तो उस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता था, मिन्नत करता था कि खुदा के लिए अपने बच्चों को आईटी सिखाएं, और इस अपने कारोबार में जितना ज्यादा आईटी को आप ला सकते हैं उतना लेकर आएं। देखिए मैंने उस दिन अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में भी ये कहा कि मैं कोई आईटी मास्टर नहीं हूं और ना ही मुझे कोई डिग्रियां लेनी है, बट आई डू से वन थिंग कि मैं एक आईटी लवर हूं, और मैं चाहता ये हूं कि जो भी गैजेट्स हैं उनका मैं बेहतर से बेहतर अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूं। दैट इज द रीजन राइट नाउ बरलास भाई, आई एम सिटिंग इन माय दुबई ऑफिस, और आज सुबह ही मॉर्निंग में आया हूं और यहाँ बैठ के हम अपना ये जूम मीटिंग कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है, दुनिया में आप कहीं भी बैठे हों। और इस वक्त में जी मेरा 98% काम जो है वो virtually होता है, और we are even developing, we are coming up with one of the biggest project in our field in Pakistan। और ये जो मैंने इसको अडॉप्ट किया है, जैसे आपने कहा, मुझे आप जैसे और जितने यहाँ दोस्त साथी बैठे हुए हैं उन सब की जरूरत है कि किसी तरह हम एक इस मिशन को सब मिलकर, वो कतरा कतरा से दरिया बनता है और फिर समुद्र में चला जाता है, और दुनिया का निजाम इसी तरह चल रहा है कि अगर हकीकत में देखा जाए कि जब तक हम प्रॉपर मुल्क में डिजिटलाइजेशन की अवेयरनेस नहीं लेकर आएंगे, हमने ये जो रोड शो किया है ये इसीलिए किया, और इसका जिस तरह आपने कहा कि आपने मुल्कों को साथ मिलाकर, वी आर ट्राइंग टू, हम मुख्तलिफ शहरों को लोगों को लेकर चलें, और वो जो हमारी सही मानों में ग्रास रूट पे प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके लेजिस्लेटर्स तक लेकर आऊं। आई गॉट द क्लाउड अल्हम्दुलिल्लाह एट द गवर्नमेंट लेवल, एट ऑट लेवल। यस्टरडे वी वर सिटिंग, और हमारे 5-6 मिनिस्टर्स एकदम इकट्ठा ही एक ग्रुप एक जगह बैठा था, वो आ गए चेयरमैन सेनेट के पास, और आते साथ ही सबने कहा कि भाई ये डिजिटल सेनेटर बना है, बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाएगा। अब देखिए ये एक ऑनर है मेरे लिए कि वक्त का वजीर आजम, वक्त का सदर, वक्त के मिनिस्टर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस शख्स से ये उम्मीद है। तो इंशाल्लाह मुझे आप लोगों की जरूरत है, और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये ओपनली सबके लिए हाजिर है। जिस तरह अभी हमें एक दो दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं जो मैंने नोट की हैं, वी विल टेक इट ऑन जी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राबिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। राबिया, यू देयर? अदरवाइज हमारे साथ असद इस्लाम हैं, फवाद आप बात करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद, ओवर टू यू। नहीं, आपने अभी, सॉरी, मैं जो पूछना चाह रहा था ये जी फवाद बोलिए, आपसे प्लीज, ओवर टू यू। जी वेल, डिजिटाइजर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आज से तकरीबन 6 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी गवर्नमेंट के पास। उससे पहले मैं एक फ्रीलांसर था।
और स्टडी कर रहा था और साथ में फ्रीलांसिंग करता था और आई वाज वन ऑफ द टॉप 10 फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान। मुझे एक्चुअली इंटरनेशनली वर्किंग करते करते मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि दुनिया को क्या चाहिए और लाइक एक फ्रीलांसर या एक सर्विस प्रोवाइडर उसको क्या चाहिए। वेरी गुड। तो जिस जगह मुझे इस गैप का आइडिया हो गया था तो मैंने बस इस गैप को रिड्यूस करना शुरू किया। फिर मेरे साथ एक थोड़ा फ्रॉड हो गया था लाइक 15,000 यूएसडी का। और उसके बाद जो है मैंने फ्रीलांसिंग से इंटरनेशनल ट्रेडिंग से मैंने होप छोड़ दी। ज़ाहिर है उस वक्त एक सर्विस प्रोवाइडर था और फ्रीलांसिंग करता था, अकेला बंदा था, 3 बंदों की टीम थी साथ मेरी। तो उस जगह ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा हादसा था। और बैक इन 2014 एंड 15 तो आपको पता है कि काफ़ी बड़ी रकम थी, $15,000 भी। तो खैर मैंने वो उससे सबक सीखा ये कि मैंने बिजनेस नहीं छोड़ा। आई स्टार्टेड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में शुरू करते हुए हालात इस तरह के थे कि बड़ी मुश्किल से अपना ऑफिस का सेटअप डाला, छोटा सा ऑफिस था, सेटअप डाला, सारा कुछ किया। अमाउंट जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने एक भी अमाउंट आज तक इस बिजनेस पे लोन पे लेके नहीं लगाई। तो एक यानी कि घर की तरफ से था, वालिद साहब की तरफ से कि जो करना है ना अपने दम पे करना है। तो यानी कि हमें अलाउड नहीं था कि मैं लोन ले सकूं या कुछ इस तरह का काम कर सकूं इन बिजनेस को। तो मैंने यहाँ पर जॉब्स भी की। मीनवाइल मैंने अपना बिजनेस चलाया और इवन के मुझे याद अभी तक कि एक रियल एस्टेट के सेल्स के ऑफिस में मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस चलाया था थोड़ा अर्सा। तो ज़ाहिर अमाउंट्स वगैरह मैंने अरेंज की एंड देन मैं डिजिटाइजर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड को पाकिस्तान में मैंने लेकर आया। सबसे पहली जो कंपनी थी एफजे ग्राफिक डिज़ाइनर्स के नाम से थी एंड वी वर डिज़ाइनिंग स्टफ। वहाँ पर मुझे मार्केट नीड्स का थोड़ा सा आइडिया हुआ। पता चला कि जी सर्विसेज किस तरह की रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, बिजनेस किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस को क्या चीज़ चाहिए है, हम उन चीज़ों को बना सकें, लेकर आ सकें। फिर मेरी कंपनी बी डिजिटल डॉट पी के एफ जे ग्राफिक डिज़ाइनर जो थी उसको इन्हांस किया गया और वो बी डिजिटल डॉट पी के नाम से मैंने लॉन्च की पाकिस्तान में। लॉन्चिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रेटजीज काफ़ी कामयाब रही। मुझे आइडिया हो चुका हुआ था कि यहाँ पर बिजनेसेस को सर्विस नहीं रिक्वायर्ड है, यहाँ पर बिजनेसेस को पैसा रिक्वायर्ड है एंड वी हैव टू मेक समथिंग के जिससे हम उनको पैसा अरेंज करके दे सकें। इन अ सेंस कि हम सेल्स नहीं जनरेट करके देते थे बट हम उनको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करते हैं उनके कस्टमर्स को रीच करने में। फिर उनके कस्टमर्स की लाइक उनके कस्टमर्स को रीच करके फिर उनको याद दहानी कराना उनके कस्टमर्स को उनके बारे में। फिर जहाँ पर फिर एप्लीकेशंस की बात आ जाती है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आ जाती है तो उसमें भी उनको सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, अच्छा ये मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो कराएगा। तो फिर उनके बारे में प्रॉपर रिपोर्ट एनालिसिस एंड स्टफ ये सारी चीज़ें हम जनरेट करते थे ताकि उस पर चलें। तो मैंने खैर अपना पूरा फोकस इस मार्केट के ऊपर कर दिया जो पाकिस्तान की मार्केट है। ग्रो करते गए हमने फिर पोर्टल्स कुछ डेवलप किए जो हम इंटरनेशनली नहीं सेल आउट करते लेकिन विद इन पाकिस्तान अपनी कम्युनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छा यानी रिस्पॉन्स है, सारी चीज़ें बेहतरीन है। तो उस पोर्टल को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद एक तो सबसे बड़ा मुझे एक चीज़ नज़र आई कि हमारे पास जो इशू था वो था होस्टिंग का। पाकिस्तान में मुझे होस्टिंग का एक बहुत बड़ा इशू नज़र आया। मेरे एक लाइक हमारा एक प्लाजा लाहौर में उधर एक कंपनी है और उन्होंने वहाँ पर रेंट आउट किया हुआ था। तो मेरा पहले उनके साथ बड़ा अच्छा एक ताल्लुक चल रहा था, सारा सिस्टम चल रहा था। देन आई रियलाइज कि नहीं मैं अब जहाँ तक हमारे ताल्लुक है तो हमारे पास पूरी टीम है, डेवलपमेंट है, हमारे पास पूरे एसेट्स हैं। तो हम अपनी वेबसाइट्स डाउन होती हैं, कोई मसला आता है हम उसको रिकवर कर लेते हैं बड़ी थी। लेकिन जहाँ पर हमारे कस्टमर्स का ताल्लुक है जो कि इतने आईटी में वेल ग्रूम्ड नहीं है, उनको नहीं आइडिया कि ये किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, सारा कुछ है। तो एट दैट टाइम मुझे आइडिया हुआ कि नहीं उनको हम सफ़र नहीं करा सकते। तो बी होस्टेड डॉट पी के नाम से मेरा एक होस्टिंग कंपनी है, वो लॉन्च हुई 2018 के अंदर। और फिर हमने अपनी यानी होस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। देन मीनवाइल मैं बिजनेस में था और आहिस्ता आहिस्ता मैं एक इंजीनियर से बिजनेसमैन बन चुका हुआ था। तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट्स मैंने करना शुरू की, स्टेक्स उठाना शुरू किए। और उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि नहीं आई शुड गो इनटू लाइक मैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था उस चीज़ में। तो मैंने अपनी ही सर्विस के ऊपर, और मुझे बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते हैं जो अपनी सर्विस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और एक रिस्क लेते हैं और नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी मार्केटिंग के ऊपर रिस्क लिया
और रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग में एक अच्छा नाम है जो आज स्लैश डॉट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने एक अलहदा बिजनेस स्टैब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक पार्टनर के साथ मिलके, जस्ट 2 पार्टनर्स एंड नथिंग एल्स। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई बिजनेस लोन पे नहीं किया। तो मैंने अपनी ही सर्विस के ऊपर रिस्क लिया और स्लैश डॉट मार्केटिंग के नाम से सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है रियल एस्टेट की, जो कि प्रॉपरली पाकिस्तान की पहली सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी जो पूरी की पूरी अपनी डिजिटल सर्विसेज के ऊपर लाइक रिलाई करती है, नॉट ऑन कि हम बिलबोर्ड या अदर स्टफ के ऊपर जा सकें। ठीक है, तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टोटली डिजिटली सर्वाइव करते हैं और ये एक बहुत बड़ा चार्म है रियल एस्टेट के अंदर, जिसकी वजह से अभी आपने देखोगे काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट में डेवलपमेंट आ रही है डिजिटल साइड के ऊपर। ज़्यादातर लोग डिजिटली जा रहे हैं। इससे पहले लोग ज़मीन.com पे रिलाई करते थे या आपके जो पोर्टल्स हैं उन पे रिलाई करते थे, बट नॉट लाइक टुडे। आज ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने ही लाइक प्लेटफॉर्म्स डेवलप करते हैं, अपनी ही चीज़ें डेवलप करते हैं। तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की उनको लाइक इन चीज़ों के बारे में ग्रूमिंग कराते हुए, ट्रेनिंग्स देते हुए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे बैठे हुए हैं और एक अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ की बात है उसमें ये आ जाता है कि देखिए एम्प्लॉय जो है ना वो एक नॉर्मल आदमी है जो काम कर रहा है, ठीक है, एक आम आदमी है जो काम कर रहा है। आपने सिर्फ उसकी सैलरी को नहीं देखना कि उसकी इतनी पगार है, उसको पगार मिल जाए और वो गया। आपने उसके घर के निजी मामलों से लेकर उसके बाहर के उठने बैठने के मामलों तक हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और वेल आपने इनिशियली खुद ही रखना होता है, बाद में फिर आपकी एचआर टीम होती है जो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी अच्छी दे देते हैं, आप परसेंटेज अच्छी दे देते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, अगर आप एम्प्लॉयज़ को परसेंटेज अच्छी देते हैं ना तो वो उसके अंदर एक जो कि एक अच्छी चीज़ है, एक सेंस डेवलप करती है बिजनेस करने की। ठीक है, वाई नॉट कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को परसेंटेज तो दें, लेकिन अभी आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप थोड़ी सी वर्किंग करें तो आपको आइडिया होगा कि ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये कोई इतनी कॉस्टली चीज़ें नहीं है। बहुत सारी कंपनियां इस पे ऑलरेडी शिफ्ट हो भी चुकी हुई हैं। तो फॉर माय कंपनीज मैं अपने हर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता हूँ, ठीक है, ईयरली बेसिस के ऊपर होती है और जाहिर है वो डिपेंड करता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं नहीं हुए हैं, प्रोबेशन के ऊपर है, क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ देता हूँ। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, लोनिंग फैसिलिटी आ जाती है, ठीक है, हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लोन्स देती है, ठीक है, मार्कअप के बगैर लोन्स देती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने लाइक बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय रिटेंशन तो होगी, लेकिन रिटेंशन के साथ एम्प्लॉय आपके साथ लॉयल रहेगा। अगर एम्प्लॉय आपके साथ लॉयल नहीं है, मैं आपको बता एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप 5% ऑफ द शेयर ऑफ योर पैकेज अपने एम्प्लॉय को देते हो, ही विल कम टू नो वन डे, क्योंकि जाहिर है उसको 5% का आइडिया हो गया तो वो डिग आउट करेगा कि इवेंचुअली कितनी अमाउंट लगी थी, ठीक है, सर्विस के ऊपर एंड एवरीथिंग। तो इवेंचुअली ही विल कम टू एन आइडिया वन डे कि यार 70% अमाउंट इन्वेस्ट हुई थी, बाकी रिमेनिंग कंपनी ने 5% मुझे दे दी, 75% हो गया, रिमेनिंग 5% के ऊपर कंपनी एक्सपेंसेस चल रहे हैं, ठीक है, 80% हो गया, 20% कंपनी अपनी पॉकेट में डाल रही है। तो जब उसे ये फिगर जिस दिन आइडिया हो जाएगा तो वो बिजनेस में आएगा, ठीक है, और जब वो बिजनेस के अंदर आएगा तो वैसे तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने अभी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपने देखे हैं इस तरह से जो कि बिजनेस में आए हैं और उसके बाद उनकी फैमिली के हालात भी थोड़े डाउन गए हैं। क्योंकि देखिए बिजनेस में आना आसान है, लेकिन हम लोगों ने, मैंने, आप लोगों ने भी, आपको आइडिया होगा कि काफ़ी सफ़र करना पड़ता है एंड इंसान को अपने हालात को देख के सफरिंग्स अपने ऊपर डालनी चाहिए, ना कि जोश जुनून के अंदर सफरिंग्स डालनी चाहिए। क्योंकि मैं ये चीज़ कभी भी नहीं पसंद करूँगा कि इंसान अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए अपनी फैमिली को सफ़र कराए, ठीक है। तो आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। आप उनका लाइफस्टाइल इस तरीके से चेंज करें, ठीक है, कि जिससे उन्हें उन्हें और उनकी फैमिली को बेनिफिट हो, ना कि इस तरह से चेंज करें कि उनके बैंक बैलेंस को फ़ायदा हो, ठीक है। बैंक बैलेंस को फ़ायदा होना चाहिए, इवेंचुअली उससे फैमिली अच्छी होती है। हम कई बार दुबई के भी लाइक 5 days टूर, 7 days टूर्स अरेंज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एंड दे आर वेल हैप्पी विद दैट। उसमें कोई इतना उनको फील नहीं होता, मसला नहीं होता। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इस मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है,
वो ये है कि मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ था। उसमें इस तरह से हुआ था कि हमारा एक यहाँ पर टीम थी, हमारी मल्टीपल टीम्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी यहाँ पर एक टीम थी और उस टीम के अंदर हमने एक न्यू एम्प्लॉयमेंट की। न्यू एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंपनी के साथ थी जो कि अपने लिए टीम ढूंढ रही थी, ठीक है। वेल आई विल नॉट लाइक टू से देयर नेम्स एंड स्टफ। उन्होंने इस तरीके से लाइक काम किया था कि उन्होंने मेरी टीम के अंदर एक लाइक सीडिंग काइंड ऑफ थिंग की और उसके बाद वो मेरी टीम को तोड़ के ले गए। और उसके बाद जो है आफ्टर 2 और 3 मंथ्स मुझे कॉल आई अपनी टीम की तरफ से एंड दे वर लाइक कि हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और हमें पता चला कि आप लोग इन लोगों को जानते हैं। एंड आई वाज लाइक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, तो आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए थे एंड स्टफ। और दूसरा मेरा एक रिटेंशन पॉलिसी में ये चीज़ आती है कि मैं अपनी रिटेंशन के अंदर ये चीज़ हमेशा मेंशन करता हूँ कि देखिए आप जब तक इस कंपनी में है ये कंपनी आपके लिए और आप ही के लिए काम कर रही है, सारा कुछ है। लेकिन जब आप इस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तो ये कंपनी एम्प्लॉय को बैक रोल करने की ऑप्शन नहीं देती है, हम रोल बैक नहीं कराते हैं बस को। तो उससे उनकी फैमिली तो सफ़र की और उसमें जिसका सबसे ज़्यादा दुख है वो मेरा एक बहुत अच्छा लड़का था और ही जस्ट हैड अ बेबी 15 days ago। और आफ्टर 15 days उसने जॉब छोड़ दी थी और 3 months की सैलरी के बगैर उसने आई डोंट नो किस तरीके से अपना घर चलाया और क्या सिस्टम किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर फ्लॉ है जो हमने इसको रिजॉल्व करना है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। बैकग्राउंड था। बाद आपने हमें अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया। और अगर मैं आपसे एक वन लाइनर पूछूं कि जो हमारी कंपनियां हैं, आप चूंकि कितने सालों से यहाँ हैं एंड यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल और आपने ग्रो किया, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि सबसे पहले, और जो मैं चाहूंगा कि हम राबिया अपने इसमें जरूर आगे भी लेकर चलेंगे इस बात को, कि इन्होंने एक गैप सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि इस फील्ड में ये गैप है और कैटेगोरिक उस गैप में उसी एक डायरेक्शन में इन्होंने फिर अपनी स्किल्स को लगाते हुए उसके ऊपर कमांड हासिल की, व्हिच डेफिनेटली अल्टीमेटली दैट विल गिव यू द सक्सेस। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि हमारे यहाँ आईटी का सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर सका जितना अगर हम ये कहें कि हमारे हमसाये ममालिक में किया, तो उसके लिए आप वेरी क्विकली क्या बताएंगे, व्हाट इज द रीजन? या इन अदर वर्ड्स हम इसको इस तरीके से कहें कि क्या समझते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत क्या करे कि जिससे हमारा आईटी सेक्टर जो है वो फास्ट ट्रैक पर आ जाए? प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा तो उसमें देखें, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट। देखें, आप कोई भी सेक्टर ग्रो कराते हैं ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और आपका जो इन्वेस्टर है, पाकिस्तान का इन्वेस्टर है या पूरी दुनिया का भी इन्वेस्टर, अगर आप देख लें, वो भेड़ चाल पे चलता है। जिधर एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट लगाई, उसको थोड़ा बेनिफिट आया, वो उसी तरफ लगाएगा। उससे होता ही है कि मोस्टली बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। बहुत कम बिजनेसेस होते हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट रन होते हैं। तो जब आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है तो आप हमेशा इन्वेस्टर भेड़ चाल को देखता है और वो आपके बिजनेस जिसमें भी इन्वेस्ट करेगा वो उसको यही कहेगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको इस तरह से बिजनेस करना है। तो उसमें होता ही है कि हम या तो सिर्फ वेबसाइटें डेवलप करने पे रह जाते हैं, ठीक है, या सिर्फ पोस्ट डिजाइन करके हम पोस्टिंग करने पे रह जाते हैं। हम कुछ इनोवेटिव नहीं लेकर आते, कोई नई चीज नहीं लेकर आते। अगर हम वो लेकर आते तो हमें पता होता है कि हमारे पास इतना सर्वाइवल ही नहीं है कि जितनी देर में वो चीज क्लिक करेगी मार्केट में हम डूब चुके होंगे, ठीक। तो हमने अपना एक रोड मैप इस तरह का प्लान करना बहुत जरूरी होता है कि हम इसमें लाइक पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है जो डेवलप हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर आ चुकी हैं यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जो डिजिटल साइड से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम उन चीज़ों को इधर देखेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहाँ से हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं जैसे उबर करीम आई तो उन्होंने क्या किया जी, वहाँ से फ्रेंचाइज परचेज कर ली पाकिस्तान के लिए, तो ऐसे नहीं। इट्स लाइक कि अपनी आप आइडेंटिटी बनाएं, ठीक है। आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी बना रहे होते हैं, जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ज़्यादा फीचर्स के साथ लॉन्च करें। क्रीम और टीसीएस तीनों की सर्विस इकट्ठी करके एक अपनी कंपनी की आइडेंटिटी बना के लॉन्च कर लें, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ यू कैन डू ओवर हियर। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कोई भी बंदा बिजनेस लॉन्च करता है तो उसके माइंड में एक चीज होती है, वो ये होती है कि मैंने रातों रात अब अमीर हो जाना है। तो अगर आप पैसों की बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस नहीं है। यस, बिजनेस नाम के लिए किया जाता है। और अगर आपका नाम जितने ज्यादा दुनिया को पता चलता है और आपकी तारीफ होती है, आप उधर बैठते हैं,
तो ये आपकी सक्सेस है। अगर आपको सिर्फ इस तरीके से जानते हैं कि जी इसके पास इतना पैसा, तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि डकैत से ज्यादा पैसा तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकता। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बेटा आपने बड़ी अच्छी बात की कि सक्सेस को कौन किस एंगल से देखता है, दैट काउंट्स जी। नाउ वी विल मूव टू वासिफ इसरार। वासिफ आप कुछ बोलना चाहेंगे वेरी क्विकली, 5 to 7 मिनट्स प्लीज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी मैं वासिफ हूँ और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, प्लस एक ग्राफिक डिज़ाइनर। तो बेसिकली मुझे तो 3 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। तो कोर्स यूथ के लिए मेरा है कि काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो इस तरह यानी कि ना जॉब्स करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उनको कोई स्टैटिक सैलरी पे नहीं यानी कि काम रहता। तो फ्रीलांसर ये है कि वो अपना खुद काम कर सकते हैं, खुद स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ आनी चाहिए कि जहाँ उनको सपोर्ट मिल जाए इन चीज़ों में, कि वो इस तरह की चीज़ों पे आए और अर्निंग अच्छी कर सके। इट्स अ गुड स्टेप। ग्रेट, तो हम आपके साथ हैं सर। बहुत शुक्रिया भाई। हमारे साथ अभी हैं जी सुल्तान महमूद। जी सुल्तान, ओवर टू यू, जस्ट क्विकली 5 मिनट्स प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सुल्तान महमूद, इन्फानाइट आईटी सॉल्यूशन का सीईओ फाउंडर। मैंने अपना आईटी का कैरियर सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद, और तकरीबन फ्रीलांसिंग मैंने 10th क्लास से ही स्टार्ट की थी, ठीक है। और अब भी फ्रीलांसिंग प्लस हम अपनी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बिज़नेस मॉडल आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसमें हम जो है क्लाइंट्स को कम फोकस कर रहे हैं, हम फ्लिपिंग का ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें हम वेबसाइट्स और एंड्रॉयड ऐप जो है, एंड्रॉयड ऐप, वेबसाइट्स और गेम्स को हम फ्लिप करते हैं, सेल करते हैं। उनको हमने डेवलप किया, डेवलप करने के बाद हम flippa.com एक वेबसाइट है जो हमारा मेन, जिस वेबसाइट पे फोकस है। हम लोकल क्लाइंट्स को भी टारगेट करते हैं मगर हम फ्लिपा को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो उसमें हमें बेनिफिट्स ये है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, उसके अलावा जो उनके साथ मीटिंग एंगेज करना, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स लेना, उस चीज़ से हमारा तमाम टाइम बच जाता है। हमने एक प्रोडक्ट बनाई, लेट्स सपोज हमने एक एप्लीकेशन बना दी, वीडियो एडिटर बना दिया, कोई भी एक एप्लीकेशन बना के हमने वो प्ले स्टोर पर पब्लिश की, उसको मार्केट किया और उसको देन हमने फ्लिपा पे सेल के लिए लगा दिया। अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो उसको पहले एनालाइज करेगा, अगर उसकी समझ में आ रही है वो बाय करेगा, अगर उसकी समझ में नहीं आ रही वो देन बाय नहीं करेगा। हमें क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, इन चीज़ों से हमारी जो है बचत हो जाती है कि हमें उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। इसी तरह अगर वेबसाइट की बात की जाए तो वेबसाइट्स में ROI का कंसेप्ट हम लेके आए हैं कि ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें हमारा मेन फोकस है एफिलिएट मार्केटिंग पे, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग पे। हम एफिलिएट वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉग सेटअप करते हैं, उन पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम मार्केट करते हैं, उसको एड्स उनकी रन कर ली। अगर हम एक प्रोडक्ट है उसको हमने पहले एनालाइज किया कि अगर हम इस पे इतने की एड लगा रहे हैं तो हमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेम हम बिजनेस मॉडल फ्लिपा पे सेल कर देते हैं कि जी ये वेबसाइट है, आपको इस पे इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन आप इससे इतना अर्न पर मंथ कर सकते हैं। और फ्लिपा का जो कंसेप्ट है वो इस तरह है कि फ्लिपा पे क्लाइंट उस प्रोडक्ट को पसंद करता है जिस प्रोडक्ट पे उसको लेटर ऑन मेंटेनेंस आसान हो, मेहनत कम लगे। तो हम इस मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो मेन फोकस है वो फ्रीलांसिंग पे है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर हूँ। लेवल 2 की मेरे पास 2 प्रोफाइल्स हैं, एक SEO की है, एक वर्डप्रेस की है, फाइवर पे लेवल 2 की। तो हम इन मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब एक्सक्यूज़ आते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना है तो उसमें हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। जो क्लाइंट्स वाला कंसेप्ट है वो इस चीज़ में फ्लिपा में ख़त्म हो जाता है। आप अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करें, आप वेबसाइट्स लॉन्च करें, आप एप्लीकेशंस बनाएं, उन पे मेहनत करें, उन्हें सेल आउट कर दें। आपको क्लाइंट्स गेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लाइंट्स, अगर आपका ये एक्सक्यूज़ है कि जी हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो आपको बेशुमार क्लाइंट्स मिलेंगे आपकी प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आपकी प्रोडक्ट, अगर आप सेल नहीं करना चाहते, आप लॉन्ग टर्म में ब्लॉगिंग पे आप काम कर लें, एडमोब पे आप खुद काम कर लें, फेसबुक एड्स पे आप काम कर सकते हैं। इस तरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बिजनेस मॉडल्स आ जाते हैं। जी ठीक, थैंक यू वेरी मच।
अब नाउ आई मूव टू चौधरी दानिश। चौधरी साहब, I just want to say one thing. कहना चाह रहे हो? प्लीज बताइए। राबिया कुछ कहना चाह रहे? जी जी, एहसन साहब just want to leave. He has an important meeting. So मैं चाहूंगी कि आखिर में जो है अपना लास्ट मैसेज हमें दे दें, and I think it will be great. जी जी, प्लीज प्लीज बताइए। एहसन भाई बताइए प्लीज। जी अतीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि बी यूनाइटेड दिस टाइम, के हम सारों ने जितने भी हम डिजिटल कंपनी रन करें, हमको यूनाइट होना है, हमने अपने यूथ को एम्पावर करना है और हमने सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके, इवन वी आर रनिंग अ मल्टीपल बिजनेसेस, और हम अगर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं तो हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वी कैन मेक दिस पाकिस्तान एज अ डिजिटल पाकिस्तान। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। Great. बहुत शुक्रिया असद भाई। हमारे सबका इंशाल्लाह मोटिव भी ऐसा ही होगा, मिशन भी यही रहेगा, और सब मिलकर, क्योंकि हमने ना सिर्फ ये जो आज की जनरेशन चल रही है, बल्कि एटलीस्ट मैं अपने लिए कहूंगा कि जो हमारे बाद की जनरेशन आ रही है, जिसमें आप लोग लीड करेंगे इंशाल्लाह, उनको हमने बेहतर पाकिस्तान देना है। जी चौधरी दानिश। अल्लाह आपको जिंदगी। आमीन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। First of all, I tell you about my software company, but before this, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस इस फील्ड का, कि मैं भी सबसे पहले एम्प्लॉय ही था कंपनीज में, तो 4 ऑर्गेनाइजेशन का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस हवावे में मैंने जॉब की हुई है। तो हवावे ब्लू एरिया इस्लामाबाद में मैंने जॉब की थी। And before this, I was working as an employee in Oxamite software house in Bakant. उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था Zemtech को। तो एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखा था, कि मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे डिग्रेड भी किया था कि आप मैं अगर कोई काम करता था तो बेसिकली हवावे में ये था कि मैं जब काम करता था तो जो काम मैंने किया होता था वो एचआरओ के खाते में चला जाता था, और वो मुझे डिग्रेड करता था कि तुम जो है तुम्हारी जो है तो अभी ऑरेंज रेड पट्टी है, मतलब मेरी रेड पट्टी और तुम्हारी ऑरेंज पट्टी है। तो इस तरह से मतलब कि वो मुझे अपना दिखाता था कि मैं एचआरओ हूँ। तो मैंने उस वक्त तो मतलब मैं अपने काम में स्टिल रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 12 एम्प्लॉयज वर्किंग विद मी। तो मतलब मोटिवेशन इस लिहाज से मतलब मुझे मिली क्योंकि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था 360 टेक्नोलॉजीज इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे जो है ना मुझे मेंटोर जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी, तो उसी को लेकर मैं चला था कि कोई भी अगर आपको डिग्रेड करता है लाइफ में, आप अपना मोटिव सही रखो और अपना जो गोल आपने अचीव करना है वो आप लाजमी अचीव करके रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक मैंने जो भी सीखा है और मैं हर किसी के साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो भी अगर कोई डिग्रेड आपको करता भी है ना तो आप अपने मोटिव पे बिल्कुल जो है ना उसको अचीव करके ही रहिएगा। तो दूसरा ये है कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस। So I will also share something about technology digitalize. Digitalize, like most of our CEOs are working in digitalized currencies. Are they? currencies? Digitalized currencies, cryptocurrencies. Digitalized currencies. Yeah. Yes. भी आजकल तो I am जी बिल्कुल वो मतलब यही जो है असल में हमारे जो पाकिस्तान में जो ज्यादातर सीईओज मैंने यही देखे हैं कि वो करेंसीज पे वर्किंग कर रहे हैं, बिटकॉइन पे कर रहे होंगे, P2P पे कर रहे होंगे, BNB पे कर रहे होंगे, बाइनेंस बेसिकली। Let me add one thing. We have started the first crypto mining in KP. ओके फाइन। देखा हो तो वो हम इनिशिएट मैंने भी उसमें काफी सारा जोर डाला है। अभी तक भी हमारी वी आर ट्राइंग टू, और मैंने जो अपनी आप अभी लास्ट जो सेशन में तकरीर की थी उसमें यही था कि क्यों हमारे मुल्क के बच्चों को डिजिटलाइजेशन से, क्रिप्टो करेंसी से
डिजिटल माइनिंग से रोका जाता है। जी 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 जी, वो बिल्कुल इस तरह रोका जाता है कि बिटकॉइन पाकिस्तान में बैन हो गया है जी, आप ना काम करें तो वो ऐसे मतलब एज अ लेजिस्लेटर ऑथेंटिक मेरी अपनी स्टेटमेंट है ये कि पाकिस्तान में कहीं पे क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन बैन नहीं है, बिल्कुल बैन नहीं है। बिल्कुल स्टेट बैंक की एक छोटी सी वो है इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, एडवाइस है वो, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एडवाइस, कि बैंक्स इसमें चूंकि ये फ्रेजाइल है, बहुत वॉलेटाइल है और कभी इसका रेट कुछ होता है, कभी इसका रेट कुछ होता है, तो बैंक्स इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें। उसी तरह जिस तरह बैंक ने मन किया हुआ है कि सिलेक्टेड कंपनीज के अलावा जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, हर कंपनी में बैंक्स जो है वो, क्योंकि बैंकों के पास पैसा कौम का होता है, आम लोगों का होता है, अगर वो इस तरह की वो इन्वेस्ट करेंगे और कल को नुकसान होगा तो फिर वो बात बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जी सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आई थिंक पता नहीं आप उसमें काम कर रहे हैं कि नहीं, B4U ग्लोबल का नाम सुना है आपने? जी 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 बिल्कुल सुना है भाई जी। अच्छा, वो भी कॉइन्स पे ही काम कर रहे हैं, तो उसका आप क्या कहेंगे, क्या रिव्यू देंगे कि हमें उसमें वर्किंग करनी चाहिए? प्रॉब्लम है नहीं देख, एक चीज मैं यहाँ पर ये कहूंगा, मैं उसकी स्टोरी वेरी सॉरी टू से हम जरा आसानी से समझ जाएंगे कि वो जो डबल शाह वाला मामला है ना, वो हम अपने बिल्कुल कभी भी नहीं करने देंगे, उसकी इजाजत नहीं है। और आम लोगों को ये समझना चाहिए कि इट्स अ हार्ड एंड अर्न मनी, आपके पास एक रजिस्टर्ड, इसीलिए हम सबसे पहले चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो बैंक बनना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी का प्रॉपर बैंक बनना चाहिए जिसका स्टेट बैंक मॉनिटर करे, उसी तरह बैंकिंग रूल्स के तहत जिस तरह चलता है। अब ये B4U, वेरी सॉरी टू से, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, बट मैंने जो देखा है, एक वेबसाइट बना के अगर आप लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दें और उन्हें कहें कि जी आपका ये हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, तो ये तो फिर लोगों को खुद भी सोचना चाहिए ना कि वो किसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा। तो वो ये दिखाते हैं कि हम डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उसका क्या आप कहेंगे? मुझे 44 इयर्स हो गए हैं कारोबार करते हुए, और आप चूंकि वहीं वहां से हैं, मैं वहां के बीच में से गुजर के 1986 में जब हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा था तो हर रोज मैं उधर से गुजर के जाता था। तो मकसद है कि मैंने जो देखा है भाई, उसमें यही है कि ये इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमें खुद इतनी समझबूझ होनी चाहिए। अब माँ बाप का तो पैसा इसलिए नहीं है ना कि बच्चे किसी की भी बात के पीछे लग के, अब अगर मेरे बेटे को शौक है तो हमने उसको वो मेटामास्क पे रखा है, कॉइन गीको पे रखा है, उसको ये बाइनेंस पे रखा है। अब बाइनेंस इज अ वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जब बाइनेंस अवेलेबल है, बेशक उसका रिटर्न कम है या हमने खुद अपने तौर पे करना है। एक्चुअली हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी कहे ना कि जी वो फलां जगह रोटी वंडी जा रही है, तो कहते यार आप आए तो मेरे रास्ते ले आए, तो ये नहीं कहते यार मुझे भी ले चल साथ हाथ पकड़ के, वो कहते तू खाई तो मेरे रास्ते ले आई। अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छा काम, जिस तरह मेरे बेटे ने कोई तकरीबन 3 महीने उसने लर्न किया शौक से, फिर हमने उसको पहले $500 दिए, फिर $1000 दिए, फिर $5000 दिए, आज वो मुझसे $50,000 भी मांगे मैं दे दूंगा। मैंने देखा उसने $500 को $650 बना दिया, उसने $1000 हुए उसने वो $2500 बना दिए, जब 5000 उसको दिए तो उसने वो $15000 बना दिए। इट मीन्स कि उसकी बेस बन गई ना, क्योंकि मैंने उसे ये कहा कि डोंट गो लाइक दिस। हालांकि जो पाकिस्तान का मास्टरमाइंड है इस क्रिप्टोज में, ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर, हम उसे कह सकते थे कि यार ये $50,000 हमारे ले ले और खेल, और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हमने करना। हम टिप जरूर लेते हैं, अपने वर्किंग जरूर करते हैं, आप सीखें, सीखने के बाद जब आप क्रिप्टो करेंसीज में आएंगे डेफिनेटली यू कैन मूव फॉरवर्ड। चले सर, ये ओमेगा प्रो का भी आइडिया होगा, ओमेगा प्रो का थोड़ा शेयर कर दीजिए। बेटा मुझे ओमेगा प्रो सच्ची बात नहीं है, मैं आज देखूंगा फिर इसके बारे में कुछ कहूंगा, लेकिन अगेन आई विल से कि अगर ये कहते हैं, देखिए एक बात समझिएगा, दुनिया में बिटकॉइन क्यों बना देखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली बिटकॉइन सतोशी से शुरू हुआ, क्यों हुआ, जापानीज गवर्नमेंट ने, ये सब का सब मैंने पढ़ा है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स।
जब से ये दुनिया में कोविड आया, मैं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ गया तो मैंने ये सारी चीजें खुद पढ़ी हैं. एंड बीइंग सिटिंग एट द टॉप लेवल ऑफ द नेशन, बीइंग अ लेजिस्लेटर, आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ रीजन फॉर. एंड पूरी दुनिया में ये जो इसका अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि सारी दुनिया की करेंसी डॉलर से शिफ्ट होकर डिजिटल करेंसी की तरफ आ रही है. दिस इज द रीजन. अब उसमें ये देखना है कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं कि जिन कॉइन्स की बेस है और उनके बढ़ने की एक वजह है. चले वो आपस में ही ट्रेड होके बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एक वजह है. अब इथेरियम को या अपना जो है ना इसको BNB बिटकॉइन को आप XRP के साथ तो मैच नहीं कर सकते. नहीं, बिल्कुल नहीं होता. सही कह रहे हैं. एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग. इसी तरह अगर आप कोई भी पाकिस्तानी कंपनी कहें और वो ये कहें कि जी हम आपके पैसे ले रहे हैं, आपको हम कॉइन्स दे रहे हैं, वो कॉइन्स की सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल पिक्चर होगी, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. वो ये कहते हैं कि हम ये पैसे लगा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और इसका रिटर्न आपको देंगे. दैट इज टोटली रॉन्ग. Those people don't have the capability कि वो आपका पैसा लेकर उसको इन्वेस्ट कर कर उसको रोटेट कर कर उससे पैसे कमा लें. 99% that is fraud. Even then if somebody wants to go and join them, it's his sweet wish. जैसे ये B4U का कहेंगे, B4U का मैंने थोड़ा सा क्योंकि पढ़ा था, दोस्तों से बात हो रही थी, मैंने इसको पार्लियामेंट में उठाया भी इस मामले को. देखिए इसी तरह की चीजें जो हैं वो फिर हमारे बच्चों को इन्वेस्टमेंट से दूर ले जाएंगी. अभी एक बच्चे ने एक बात बड़ी अच्छी की यहाँ पर, एक हमारे दोस्त ने, भाई ने, छोटे ने, कि वो इसलिए वो जो उन्होंने कहा कि जी हमें कलेक्टिव मूव करनी चाहिए, इकट्ठे होकर काम करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एफर्ट से, स्ट्रेंथ से फायदा उठाएं. लेकिन अब वो एक अलहदा चीज है जो B4U कह रहा है. B4U के ये कह रहा है आप मुझे पैसे दे दें, हमने एक कॉइन लॉन्च कर दिया भाई, एक वो जो पाक कॉइन के नाम RS कॉइन लॉन्च किया है इन्होंने रिसेंटली. इन्होंने RS. देखिए मैं फिर कहूंगा कि इनके कॉइन की बेस क्या है, ये पैसा किस लिए ले रहे हैं. जो दूसरे, आप ये समझिए कि वो अपना बिटकॉइन बिका नहीं है, इथेरियम बिका नहीं है शुरू से, ये माइन होता रहा. माइनिंग करके उन्होंने जनरेट किए और उस जनरेट को जिस वक्त वो मार्केट में लेकर गए फिर उसकी वैल्यू लगी, फिर वो आपस में उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया. पूरी इसके पीछे एक ये हम कहेंगे फाइनेंशियल साइंस है. फाइनेंशियल ओके फाइन साइंस है पूरी. ये क्रिप्टो में जब हम जाते हैं और उसमें आप देखिए आज तक जो है आई थिंक देयर आर अबाउट 2000 प्लस कॉइन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब उसमें टॉप कॉइन्स जो है वो टॉप 10 ही है, उन्होंने मूव करना है. और इथेरियम इज वन, देन दिस बिटकॉइन इज, देन सम अदर. अभी डॉज के ऊपर लोगों ने खेला, वो एक अलग चीज है, हम उसमें अभी फिलहाल ना जाएं. पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यस आई गिव द प्रपोजल टू द प्राइम मिनिस्टर कि अगर हम पाकिस्तान गवर्नमेंट का अपना कॉइन लेकर आते हैं, उसके पीछे फिर बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तान गवर्नमेंट होगी. ठीक है, वो उसका वॉलेटाइल इस तरह जरूर है कि वो मार्केट में ओपनली चल रहा है, लेकिन कम से कम जो उसकी एक बेस प्राइस है वो प्राइस तो मिलेगी और फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रीजनेबल हद तक होनी चाहिए. इसलिए इन चीजों को देखना, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं है. इट्स ऑल टुगेदर आर्टिफिशियल इंक्रीज, इट्स ऑल टुगेदर डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज. एक शख्स बड़ा आ जाता है, वो आकर ज्यादा बोली लगाता है. ये वही है कि गांव के अंदर 10 मुर्गियां हैं और शहर से जो है ना वो 50 लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं ये लाल मुर्गी है, इसका रेट मैं 100 रुपए दूंगा. राबिया कहती है नहीं, मैंने इसको बड़े प्यार से पाला है, मैं तो 1000 से कम नहीं बेचूंगी. कोई आप जैसा, मेरे जैसा शरीफ आदमी आ जाता है, वो 500 में खरीद लेता है. तो मकसद है ये तो इस तरह की है ना, विच इज डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी. तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, मगर जो पाकिस्तान में किया जा रहा है वो कतई तौर पर, यस आई बिलीव कि कोई कंपनी ये कहे कि हम, बिकॉज क्रिप्टो जो है ये बेस्ड है ऑन ब्लॉकचेन. ठीक है, ब्लॉकचेन की एक अपनी साइंस है, उसके ऊपर वो सारा चल रहा है. अब अगर हमारे मुल्क में भी कोई आईटी कंपनी आए और आकर कहे कि हम ब्लॉकचेन बेस्ड एक कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, ये जितने लोग आए हैं ये तो प्रोफेशनल्स हैं, ये तो मनी मेकर्स हैं.
तो अल्लाह रहम करे, हमें आपस में ये मुंह चलानी चाहिए, यू बीइंग द आईटी गाइज, कि इस तरह के काम में अपने किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, भाईबंद को कतई तौर पे मत फंसने दें, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने एक लेविश सा ऑफिस खोल लिया है, स्मार्ट स्मार्ट लड़कियां बिठा ली हैं, उसके बाद उनका काम क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन पैदा करके दे रहे हैं, रोज नई पिक्चर्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, बट व्हाट इज द बेस ऑफ दैट? अगर कोई मुझे कहता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट दें, तो मैं तो कम से कम ये सोचूंगा तो सही कि यार ये कर क्या रहा है। चलो ये अंडे ही बेच रहा है, ये 100 मुर्गियां ही पालेगा, लेकिन कम से कम मुर्गियों, अंडों में से और मुर्गियां निकलेंगी तो मुर्गियां बढ़ेंगी, चलो कोई काम तो होगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आर्टिफिशियली रोज चीजों को दिखाकर ये इस तरह के लोग आ रहे हैं। और वो उनके लिए मैंने साइबर क्राइम में बहुत जोर से कोशिश की है। आई हैड अ स्पेशल मीटिंग विद डीजी साइबर क्राइम, ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड आई टोल्ड हिम दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीएफआई, और किसी की नहीं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दिस कम्स अंडर द साइबर क्राइम एक्ट, और ये एक साइबर क्राइम है कि आप डिजिटल वर्ल्ड दिखाकर लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, विच इज नॉट ऑफिशियली अलाउड। ये वही काम है कि जिस तरह आपने बिल्डिंग तो अभी बनाई नहीं है, कागज के ऊपर आपकी तस्वीर है, आपने कागज दिखा के इसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो, कल को वो बिल्डिंग नहीं बनती तो हु इज रिस्पांसिबल? इसको उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे दिया ना, इसलिए लोग फंस रहे हैं ना। I just want to say one thing. ये जबरदस्त हो गया कि डिजिटलाइजेशन के हवाले से करेंसीज पे बात हो गई ना। सो बट द टॉपिक वाज लाइक हाउ टू सर्वाइव। आई थिंक सुल्तान साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया क्या? सुल्तान साहब इनफाइनाइट सोल्यूशन की तरफ से थे। जी बिल्कुल, सुल्तान भाई बोल चुके हैं। चलो ठीक है। आई थिंक वी हैव टू कंक्लूड इट फॉर टुडेज मीटिंग, and after 15 days we are doing another road show, a virtual road show. We are inviting Lahore and 2 other cities as well. और जो लोग इस वाली मीटिंग में रावलपिंडी और इस्लामाबाद से रह गए हैं, तो मैं जरूर कोशिश करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 days की हमारी एफर्ट थी, जिसमें मेरी टीम ने कोशिश की और हमने सबको यहाँ इन्वाइट किया। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन हु जॉइंड एंड गिव अस सजेशन दैट हाउ टू सर्वाइव। थैंक यू वेरी मच। एंड Okay, thank you. मैं सर आपसे चाहूंगा कि इसको एंड करें, और उसके बाद हम इंशाल्लाह 15 डेज बाद जो नेक्स्ट सबमिट करेंगे, नेक्स्ट वर्चुअल रोड शो करेंगे, तो ये उसमें मजीद हम बातचीत कर लेंगे। आखिर में मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करूंगा। ये जो आज का हमारा रोड शो हुआ है, ये हम एक डिजिटल पाकिस्तान वर्ल्ड टेक समिट कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो भी ज़रूर इसमें हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह फाइनल में। और अभी इस वक्त में हमारा मकसद ये है कि इसको रोड शो की शक्ल में हम मुख्तलिफ शहरों से तमाम लोगों को लेकर आ रहे हैं इसके अंदर, ताकि वो आए, आकर अपने मसाइल बताएं, और आपस में हम ये जो हमारा डिजिटल पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, जिसका मेन मकसद हमारा वो यूथ एम्पावरमेंट है और उसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट है। और इसलिए मैं कहूँगा कि जो बच्चियां घर में बैठती हैं, मेरा ये अज़्म है, मेरा ये मिशन है कि अगर वो वाकई में डिजिटल वर्ल्ड को पढ़ लें, तो वो अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक रोज़गार पैदा करने का, इज्जत के मामले के साथ वो जरिया बन सकती हैं। तो हम उसी के लिए थैंक यू वेरी मच इन द लास्ट ऑल ऑफ यू जो यहाँ पर आए। आई एम सॉरी कि अगर किसी की कोई बात रह गई हो। हमारा मकसद साथ रहने का यही है कि हम खुद भी, और मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, यू बीइंग द आईटी गाइज, डिजिटल वर्ल्ड से आपका ताल्लुक है, कि इस डिजिटल वर्ल्ड को जिसकी हम बात करते हैं, जो कि एक सच्ची दुनिया है, जो आने वाला वक्त है, उसकी सारी चीजें हैं, हमें भी उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करना चाहिए, कि ताकि हमारा हर पाकिस्तानी ये रियलाइज करे कि वो किसी जगह पर है, वो एक छोटी सी दुकान करने वाला है, आम इवन स्कूल का बच्चा है, अगर एक स्कूल का बच्चा 6, 7 ग्रेड 8 ग्रेड का, वो आज अमेज़न पे जाकर और अच्छे पैसे कमा रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू या किसी और फील्ड में फ्रीलांसर्स में जाकर अगर वो पैसे कमा रहा है, तो वी शुड टेक दोज एग्जांपल टू एवरीवेयर। और आज अगर मेरे मुल्क में ये कहा जाए कि रोजगार नहीं है, आई एम वेरी ऐसा नहीं है। हम सारे, आई होप आप सब लोग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इस बात पे एग्री करेंगे, बिकॉज
वी आर फ्रॉम दैट डिजिटल वर्ल्ड कि जिसके अंदर जो भी आएगा, जितनी मेहनत करेगा वो अपने लिए उतना फल हासिल करके चला जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए है कि तमाम उन बच्चों को जो मुख्तलिफ तरीकों में, आज वो थड़ों पे बैठने वाला वक्त नहीं है, आज इवन जो है वो ठीक है फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, फिजिकल खेलने की जरूरत है, बट साथ साथ आपको स्प्लिट करके अपने टाइम में से डिजिटल वर्ल्ड के लिए टाइम निकालना है, आपको डिजिटल वर्ल्ड का सीखना है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।